अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.2 का टॉपिक है पैराट्रूपर्स जंप। आपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 6.2 उसमें हमने टर्मिनल वेलोसिटी पर बात की थी। आप यूँ कह सकते हैं कि आज के टॉपिक में हमने टर्मिनल वेलोसिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि पैराट्रूपर जंप है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो 6.2 का फर्दर सब टॉपिक है पैराट्रूपर्स जंप। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो रिकॉल करवा दूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टर्मिनल वेलोसिटी की। हमने सीखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है और न्यूमेरिकली आप टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको याद करवाऊं थोड़ा सा तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी attained and maintained by an object falling freely under gravity in a viscous fluid। ठीक है बच्चों, ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि ये एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है दैट इज़ अटेन्ड एंड मेंटेन्ड, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव करता है और फिर अचीव करने के बाद उस वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है, मतलब उसी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। ठीक है, वाइल फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन अ विस्कस मीडियम। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी विस्कस मीडियम में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो वो अचीव करता है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने जो यूज़ किया था ना वो हमने ड्रैग फोर्स का फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है बच्चों, और जो ड्रैग फोर्स है ना इसको हम FD से रिप्रेजेंट करते हैं, हैविंग मैथमेटिकल फार्मूला 6 पाई ईटा आर VT। इसमें ये जो VT है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अब इसी फार्मूला से अगर आपने VT की वैल्यू लेनी हो तो वो बन जाएगा ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला इस ड्रैग फोर्स वाली इक्वेशन से बन जाता है। ठीक है, अब देख लें, याद रखिएगा आप ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ड्रैग फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो हमारी ड्रैग फोर्स होती है ना ये डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन मेनली जो ये ड्रैग फोर्स है, या हम यूँ कह लेते हैं कि इस पैराट्रूपर जंप वाले टॉपिक में ड्रैग फोर्स की जो डिपेंडेंस आपने मेनली डिस्कस करनी है वो कौन सी करनी है कि एक ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और किस तरह से डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो ड्रैग फोर्स बढ़ती है, और एक ये डिपेंड करती है बच्चों वेलोसिटी पर कि वेलोसिटी बढ़ती है तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। ठीक है, और फिर मैं आपको याद कराती चलूँ कि हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी तब अचीव करता है, कंडीशन हमने टर्मिनल वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की अचीव करने की कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि जब ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है दैट बिकम्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसको हम नाम देते होते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिकॉल करवा दूं तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन करने के लिए नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम मैट्रिक में पढ़कर आए होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही होती हैं अगर आप उन तमाम फोर्सेस को ऐड अप कर लें तो आप वहाँ से उसकी नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो हमें ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, जो नेट फोर्स है, उसका फार्मूला हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में बच्चों ये पढ़ा होता है ना, F = ma। ये न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। ये हमें ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है
कि फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ड्रैग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, और इस केस में पैराट्रूपर वाले केस में ऑब्जेक्ट जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है वो तब करता है जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जिस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको आपकी बुक में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई है पहले वो ग्राफ बना लेते हैं और फिर उस ग्राफ में से बारी बारी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ये हमें उसने ग्राफ बनाकर बताया है। इस ग्राफ में वो आपसे ये कह रहा है बच्चों कि एक्स एक्सिस पर जो है वो हम टाइम ले लेते हैं और वाई, और टाइम का ऐसा यूनिट हमेशा सेकंड होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो है वो हम वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इनिशियल टाइम है यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 0 है। वो आपसे कह रहा है जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये जो पैराट्रूपर है जैसे ही ये जंप करना शुरू करता है ना इनिशियली, तो देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपसे यूँ कह देती हूँ कि ये पैराट्रूपर एक पर्सन है। ठीक है, लाइक दिस, ये एक पर्सन है हमारे पास, और ये पर्सन जैसे ही जंप करना शुरू करता है ना नीचे की तरफ, तो आप कहेंगे इस पर्सन के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही होती हैं? देखिए, एक फोर्स जो है ये पर्सन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, तो बच्चों जो पहली फोर्स है वो इसके ऊपर वेट की फोर्स है, और वेट का फार्मूला जो होता है वो mg होता है, यानी कि जितना भी इस पर्सन का मैस है उसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसका वेट बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कि पैराट्रूपर फ्री फॉल कर रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किसी भी विस्कस मीडियम में, तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट होता है, तो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं ड्रैग फोर्स का। ठीक हो गया, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियसली से मुराद ये है कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होता है ना, कि जहाँ कहीं पर भी कोई एक्शन होता है वहाँ साथ में रिएक्शन भी होता है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर पैराट्रूपर जो पर्सन है उसका वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो फिर उसी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा है कि इनिशियल सबसे पहली स्टेज पर क्या होता है कि जैसे ही पैराट्रूपर जंप करता है तो उसका जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। वेट के ज़्यादा होने की वजह से पैराट्रूपर की वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है। जैसे देखें जैसे जैसे वो जंप करता है टाइम गुजरता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देती है। अब एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ तक जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर यूँ मेंशन करना शुरू कर देती हूँ कि जो हमारे पास स्टेज 1 है, स्टेज नंबर 1 है, उस पर क्या है, वेट जो है वेट इज़ ग्रेटर देन ड्रैग फोर्स, सो ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड इट एक्सेलरेट्स। एक्सेलरेट्स का मतलब क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फॉल कर रहा है तो देखें उसकी वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ तक हमारी हो गई है स्टेज 1। ठीक है, अच्छा अब कुछ देर के बाद क्या होता है कि जैसे ही पैराट्रूपर जंप करने के बाद नीचे मूव करना शुरू कर देता है ना, तो इनिशियल फेजेस में जो वेट है वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, तो हमें पता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हुए तेज़ी से नीचे मूव करता है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा होता है इसका मतलब है बच्चों वेलोसिटी बढ़ रही है, और मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होती है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की ड्रैग फोर्स जो है वो बढ़ रही होती है। तो पहले क्या था कि वेट जो था वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा था, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि जो ड्रैग फोर्स है और जो वेट की फोर्स है ये आपस में इक्वल आ जाएंगी, और जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल आ जाएंगी तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, और दिस इज़ नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी 1। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिखेंगे कि स्टेज 2 में जो वेट है वो इक्वल हो जाता है ड्रैग फोर्स का, एंड ऑब्जेक्ट मूव विद आ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब क्या हुआ
स्टेज नंबर 3 में क्या हुआ, अब देखें चूंकि ऑब्जेक्ट की जैसे ही वो मूव कर रहा होता है ना तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अगर पैराट्रूपर नीचे आ रहा हो ना तो फिर तो आपको पता है कि ज़ाहिर बात है वो जब ज़मीन के साथ टकराएगा तो वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल उसका कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, स्टेज 3 में पैराट्रूपर जो है वो अपना पैराशूट ओपन करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि स्टेज 3 में जो है वो अपना पैराशूट ओपन करता है। और पैराशूट ओपन करने के नतीजे में होता क्या है कि पैराशूट ओपन करने के नतीजे में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। इसका मतलब है जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो फिर ड्रैग फोर्स जो है वो वेट की फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, और जब ड्रैग फोर्स वेट की फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से डिसेलरेट करना शुरू करेगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम स्टेज 3 में लिखते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ ग्रेटर देन वेट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग। डिसेलरेटिंग का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होती है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो वो आपको ग्राफ में यूँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगेन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हमारे पास स्टेज 4 के बारे में हम बात करते हैं तो अगेन कुछ टाइम गुजरने के बाद पैराट्रूपर का जो वेट होता है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है, और एंड ही स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड लैंड सेफली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद दोबारा से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करता है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी 2 कहते हैं, और फिर इस तरह से आराम से आकर वो ज़मीन पर लैंड कर जाता है। तो हम कहते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी 2 को। तो आप कह सकते हैं कि पैराट्रूपर के जंप के केस में जो पैराट्रूपर है वो 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। पहली दफ़ा जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है वो पैराशूट को ओपन करने से पहले करता है। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने की कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाए, तब ऑब्जेक्ट में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। तो हमने जो ड्रैग फोर्स के 2 फैक्टर्स पढ़े हैं वो क्या हुआ कि पहली बार जब ऑब्जेक्ट के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है तो चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। तो हमने स्टेज 2 में लिखा हुआ है कि स्टेज 2 में हमने लिखा हुआ है कि पहले तो वेट ज़्यादा था, कुछ टाइम गुजरने के बाद वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल आ जाते हैं। जब ये आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फिर जब वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो पैराशूट ओपन करने के बाद चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाती है। जब ड्रैग फोर्स और वेट के मुकाबले में ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट करना स्टार्ट कर देता है, और आफ्टर सम टाइम कुछ देर गुजरने के बाद एक बार फिर से वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल आते हैं तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे होते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी 2 कह रहे होते हैं। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैराट्रूपर वाला क्वेश्चन है ये आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि पैराट्रूपर अपनी फ्लाइट के दौरान या अपने जंप के दौरान कितनी बार टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, तो आप कहेंगे 2 बार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब कब, तो आप कहेंगे पहली बार पैराशूट को ओपन करने से पहले वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, और दूसरी बार पैराशूट को ओपन करने के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। ठीक है, और जब आप इसे अपने वर्ड्स में लिख रहे होंगे तो रिटन एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने आपको बताया आप ये 4-5 बातें लिख लेंगे तो ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट चूंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो ये कॉमन सी बात है कि इन दोनों फोर्सेस में से जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वही फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करवाएगी। यानी कि अगर वेट ज़्यादा है तो फिर ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा, ड्रैग फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसा ही है ना। तो इनिशियली चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं वेट जो है वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है, और वेट ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ साथ जो ड्रैग फोर्स है वो एक्शन में आती है। याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना तो उसके अंदर ड्रैग फोर्स नहीं होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो वो वेलोसिटी अचीव करता है, और वेलोसिटी अचीव करने के साथ साथ उसके अंदर ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ती है।
एक टाइम ऐसा आता है कि वो ड्रैग फोर्स जो इनिशियली बिल्कुल नहीं थी, ज़ीरो थी, वो ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है। जब ये वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो स्टेज 2 में आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। फिर अगेन क्या होता है कि थर्ड स्टेज में कुछ देर के बाद अगर पैराट्रूपर इसी तेज़ वेलोसिटी से आएगा तो वो ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है और अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए वो पैराशूट ओपन करता है। पैराशूट ओपन करने की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स पहले के मुकाबले में और ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल थी वो जब वेट से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट डिसेलरेट करना शुरू कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करना शुरू कर देगा। कुछ देर इसी स्पीड के साथ मूव करने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को कम करने के बाद ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। उस टाइम पे फिर वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी 2 कहेंगे और इवेंचुअली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आकर स्टॉप कर जाएगा, यानी कि ज़मीन पर जो है वो सेफली लैंड कर जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आप पैराट्रूपर के जंप के दौरान टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कब और कैसे अचीव करता है, आप ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।